अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस इतवार को ख्वाजा मिशन हैदराबाद में मुनक़िद हुई। इस तारीखी तकरीब ने हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के चैलेंजों और मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू करने के लिए सियासतदानों, माहिरीन तालीम और मारूफ सहाफ़ियों समेत बाअसर रहनुमाओं के एक मुमताज़ पैनल को इकट्ठा किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत TUWJF के मुअज़्ज़िज़ सदर और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन MA माजिद कर रहे थे। उनकी क़यादत में दिन भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के लिए लहजा तरतीब दिया जो बसीरत अंगेज़ मुकाबलों और ख़यालात के तबादले का एक प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इस अहम कॉन्फ्रेंस को कई कायदीन ने खिताब किया, जिनमें साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, रियासत के DGP अंजनी कुमार, रुकने असम्बली अहमद बलाला और कई अहम कायदीन शामिल थे। इसके बाद वारंगल MA नईम साहब और टीम वहीद गुलशन साहब भी आइए। वारंगल वरंगल के बाद AP आसिफाबाद के बाद सिद्दीपेट। और आज हम जहाँ खड़े हैं तो जो तेलंगाना का सूबा बना बहमनी सुल्तान के बाद, जब कुली कुतुब शाह ने एक नया सल्तनत बनाया कुतुब शाही, उस समय बहुत फारसी शहजादे भी थे उनके समय, और उन्होंने बाहर से दूसरे देशों से जैसे तुर्की, ईरान, फारस, सभी जगह से लोग आए और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज तेलुगु, हिंदी, संस्कृत सबसे मिलकर एक लैंग्वेज बना उर्दू। तो इसकी जो मिठास है, इसमें आपको हर जगह की टेस्ट मिलेगा, हर जगह की खुशबू मिलेगी। और आज की तारीख में जब मैं जर्नलिज्म का बात करता हूं और जब दोनों को मिलाकर उर्दू जर्नलिज्म का बात करता हूं, तो सबसे अहम बात मैं यह समझता हूं कि जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और इस चैलेंज से आपको सही तरीके से लड़ना है और आगे बढ़ना है। वो चैलेंज है टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी के कारण आज जर्नलिज्म सोशल मीडिया के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है। और इस उर्दू के बारे में, उर्दू की तरक्की और हमारा वजूद, देखिए जो कौमों की पहचान होती है उनके लिटरेचर से, उनके तारीख से, उनकी ज़बान से उसकी पहचान होती है। और हमारी पहचान, हमारी तारीख, हमारी ज़बान, उर्दू ज़बान से हमारी पहचान है। लेकिन हम हमारी पहचान को, हमारे वजूद को हम भुलाते जा रहे हैं। उससे कि आज जो
सरकारें बैठे हुए हैं, खास तौर पर मरकज़ में, वो तो हमारी तारीख मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। एक महफिल में बैठा हुआ था, एक मीटिंग के अंदर मैंने, तो मुझे अभी तो नहीं है, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू कह रहे थे कि बातों में किसी से कि भाई जब मेरा एड्रेस पूछे तो मुझे कहना पड़ता है कि मैं 29 औरंगजेब लेन में हूँ, मेरा घर का एड्रेस। तो मुझे जिस्म में एक झंझाहट हो जाती थी कि औरंगजेब का नाम बोलना पड़ रहा, बार बार औरंगजेब का पढ़ना पड़ रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि औरंगजेब रोड का नाम बदल कर वो अबुल कलाम रोड का नाम बदल दिया गया। ठीक है, वहाँ तो अब्दुल कलाम का नाम बदल है, लेकिन गांधी जी का भी बदल कर गॉड से भी लगा दे रहे वो लोग। तो इस तरीके से हालात में अब औरंगाबाद शहर का नाम तक बदल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों के नाम बदल रहे हैं, यूपी के अंदर हैं हो रहे हैं। तो जो तारीख को बदल रहे हैं, ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। एक NCERT एक इदारा होता, वो इदारा होता है हमारा सिलेबस बनाने वाला। आज सिलेबस बनाने वाले इदारों में पहले सेकुलर ख्यालात के, लेफ्ट ख्यालात के ऐसे लोग हुआ करते थे, NCERT। लेकिन आज एक ही सोच के जहन रखने वाले लोगों को, यानी RSS आइडियोलॉजी के लोगों को वहाँ रखा जा रहा है। और मजमून में आज के अखबार में पढ़ा कि अल्लामा इकबाल का भी मजमून निकाल दिया गया दिल्ली के यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अंदर। तो उर्दू के इतने बड़े शायर अल्लामा इकबाल साहब का भी नाम को तारीख से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी तारीख को जिंदा रखना का काम भी हमारा भी है। उसमें हुकूमतें तो अब नहीं कर रहे हमारे, लेकिन हम तो जिंदा है, हम कर सकते हैं। मैं अपने एक कि जो फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मैं समझता हूं कि उर्दू मीडिया की हिस्ट्री में, उर्दू मीडिया की तारीख में आज ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है। और इसका पूरा श्रेय मैं हमारे माजिद साहब की मेहनत को देना चाहूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि जोरदार तालियां आप लोग माजिद साहब के लिए दीजिए कि माजिद साहब की आज हम उर्दू जबान के लिए इस तरह की जस्तजू और मेहनत है, और इनकी सारी टीम लगी हुई है उर्दू जबान के लिए। मैं ये जो रेजोल्यूशन आप लोगों के बीच में यहाँ पे पास हुआ है, मैं ये सारा पढ़ रहा था। तो जैसे कि मेरा भी एक बहुत छोटा सा अदना सा चैनल है INN, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि आज उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू मीडिया के जर्नलिस्ट आज सहाफ़ी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज हुकूमत से कोई ऐसी मदद नहीं है आज उर्दू जर्नलिस्टों के लिए कि अगर आज हम बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में हमारा आरोग्यश्री कार्ड नहीं चलता। जर्नलिज्म के लिए ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाए या कोई स्कॉलरशिप दी जाए। ऐसी काफी प्रॉब्लम्स है जो हकीकत में हम जर्नलिस्ट फेस कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट का फेडरेशन आज ये कायम करके ये सब चीजों के लिए आगे बढ़ के लड़ रहा है। तो और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हमारे बॉस और हर दिल अजीज मोहम्मद अली शबीर साहब भी यहाँ डाइस पे मौजूद हैं, जिनका हम मुसलमानों के लिए, खुसूसी हम सब लोगों के, आगरा और तेलंगाना वालों के लिए बहुत बड़ा ताउन रहा। जो 4% रिजर्वेशन आपके दौरे हुकूमत में जब मोहम्मद अली शबीर साहब मिनिस्टर थे, जब जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की हुकूमत में मोहम्मद अली शबीर साहब की देन है। ये रिजर्वेशन से हम मुसलमानों का इस हद तक फायदा हुआ, जो फीस रिइंबर्समेंट का जो मोहम्मद अली शबीर साहब लोगों का जो प्लान था, जिस तरह से जो लेके आए थे, उससे हम मुसलमानों के हजारों बच्चे आज मेडिकल फील्ड में, इंजीनियर, आपके MBA, हर फील्ड में कम से कम 30 से 40 हजार बच्चे अब तक इसका फायदा उठाए हैं और तालीम याफ्ता होके आगे बढ़े हैं। तो आज आप इंशाअल्लाह ये सारी चीजों के ऊपर हम इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और तेलुगु वर्किंग उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन कम होते जा रही है। तो आने वाले जनरेशन के लिए उर्दू की खिदमत करने के लिए या उर्दू पढ़ने के लिए
सब मादरी जबान उर्दू होने के नाते तो सब हर कोई हर घर में बच्चे भी उर्दू बोल लेंगे, सब उर्दू बोल लेंगे, लेकिन उर्दू को मज़ीद तक़वियत मिले उसके लिए आने वाले जनरेशन भी उर्दू में पढ़ा करे, उर्दू पढ़ सके, इसके लिए कोई मौसर इक़दाम मुझे नहीं आ रहा, कहीं नज़र आता हुआ कि उर्दू के लिए कुछ ऐसा इक़दाम किया जा रहा है। उर्दू जर्नलिज़म के ताल्लुक़ से जैसे अभी जर्नलिज्म किस तरफ जा रहा है, क्या अंदाज है, वो मुझसे बेहतर यहाँ पर माहिरीन है, अभी मोहतरमा ने भी तफसील से आपके सामने बताया है। तो बहरहाल उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो उर्दू जर्नलिस्ट का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है। ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप हम सबको सर जोड़ कर बैठ कर इसके लिए सोचना ज़रूरी है। अब रहा उर्दू सहाफ़ियों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, उर्दू सहाफ़ियों को जो मराहत नहीं मिल रही है, वो तमाम चीज़ें भी माजिद साहब और सबने इससे पहले मेमोरेंडम भी देकर सदर मजलिस के सामने तमाम तफसीलात से उनको वाकिफ़ भी कराया था। और हम हर महाज के ऊपर आप तमाम लोगों के जो भी मसाइल है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़िले सतह के ऊपर उर्दू के लिए, उर्दू जर्नलिस्ट के लिए कमेटी तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में भी लंदन की तर्ज पर सयाहती मकामात पर मालूमाती कियोस्क लगाने के सिलसिले में काम किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद के मेयर जी.जे. लक्ष्मी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार को हिदायत दी है। अनुज अग्रवाल नामी एक शख्स ने सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म के.टी.आर. को ट्वीट करते हुए कहा था कि लंदन भर के बेशतर मकामात पर आसान मालूमाती कियोस्क लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, वरंगल और तेलंगाना के दीगर सयाहती मकामात के लिए ये एक अच्छा ख्याल हो सकता है। इसमें स्ट्रीट मैप सिम्स भी होते हैं जिससे मशहूर ग़िज़ाई मकामात, ग़रीबी शॉपिंग के मकामात और अवामी ट्रांसपोर्ट वगैरह की तफसीलात होती हैं। उन्होंने इस खुसूस में इन कियोस्क की वीडियो और तस्वीर को भी शेयर किया। इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में भी इसी तरह का काम किया जाएगा। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकार व साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश एन.टी. रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों में जोश व खरोश के साथ सालगिरह तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एन.टी.आर. घाट पहुँचकर उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि एन.टी. रामाराव न सिर्फ बेहतर फिल्मी अदाकार थे बल्कि वो सियासत में कदम रखते हुए बेहतर सियासतदान होने का सबूत पेश किया और ये तेलुगु अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए जो जद्दोजहद की वो नाकाबिल फरामोश है। उनके अलावा फिल्मी अदाकार बालाकृष्णा, लक्ष्मी पार्वती और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने भी एन.टी.आर. को खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एरवल्ली दयाकरराव ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला एन.टी.आर. के 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल निशावर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एन.टी. रामाराव एक आलमी शख्सियत हैं जो अवाम के दिलों में हमेशा रहेंगे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी है। रियासत में पहले से कायम उस्मानिया, गांधी, निम्स और कोरंडी अस्पताल और दीगर सरकारी दवाखानों को खानगी दवाखानों की तर्ज पर असरी सहूलतें फराहम करने के अलावा शहर में मजीद 4 सुपर स्पेशलिटी दवाखाने कायम करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 350 से ज़ायद बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हर ज़िले में एक दवाखाना कायम करते हुए मरीजों को हैदराबाद आने के बजाय अपने ही ज़िले में इलाज करवाने की सहूलत फराहम की जा रही है।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस रियासत में सिर्फ अपोजिशन के दर्जे के लिए लड़ेगी, उसके इख्तिदार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी ने रियासत में अपनी दुकान बंद कर दी है। बीजेपी के बाज़ कायदीन बीआरएस की तरफ और बाज़ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानतें भी नहीं बच पाएंगी। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के कायदीन इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस 40 से 50 हलकों में ऐसे उम्मीदवारों के साथ कैसे जी सकती है जिनकी कोई सिमत नहीं है। उन्होंने तश्कील तेलंगाना से फायदे ना होने से मुताल्लिक अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना खलूसा असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगरचे कि उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फैसले पर वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में बांसवाड़ा असेंबली हल्के से ही बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। ज़ायद उम्र होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर की हौसला अफजाई से एक नौजवान की तरह वो काम कर रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के इंतखाब बांसवाड़ा के बिकनूर में मुन्नूर कापू संगम भवन में मुनक्किद तकरीब के दौरान ये बात कही। अपने खिताब में स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उनके दौर में बांसवाड़ा असेंबली हल्के में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कौमी सतह पर गिरिजनों को तालीम और मुलाजिमतों में 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। जिस तरह तेलंगाना रियासत में गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। खैरताबाद के विश्वेश्वरैया भवन में कौमी बंजारा मीट में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वज़ीर क़बायली बहबूद ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क़बायलियों की तरक्की और बहबूद से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में रियासत के गिरिजनों के लिए सुनहरी दौर आया है। बीआरएस की रुकन असेंबली सुनीता ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर नीति आयोग के इजलास में शिरकत न करने पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के इजलास में मुल्क के 10 वज़राए आला ने महज इसलिए शिरकत नहीं की कि नीति आयोग के इजलास में सिर्फ बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों की तरक्की की बात होने वाली थी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी के 9 साल इख्तियार में सबका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सबका सत्यानाश जरूर हुआ है। మోదీ ముఖం చూస్తే చాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు మాత్రం భయపడతా ఉన్నారు. అడగోలుగా గ్యాసులు పెంచిండు, అడగోలుగా పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినాయి, డీజిల్ ధరలు పెరిగినాయి, పాల మీద పన్ను, నూలు మీద పన్ను. ఈరోజు వృత్తిదారులు కూడా బతకలేని పరిస్థితికి ఒక పేద కుటుంబం, ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం కంటి నిండా నిద్రపోని పరిస్థితులు తీసుకొచ్చిన, కడుపు నిండా భోజనం చేయలేని, కంటి నిండా నిద్రపోలేని పరిస్థితులు తీసుకొచ్చిన నరేంద్ర మోడీ గారి ముఖం చూస్తే విజయం వస్తుందట వాళ్ళకు. కరెక్టే, వాళ్ళకి ఎక్కడ విజయం వస్తుందంటే वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हमरा मुल्क के नौ तामीर पार्लियामेंट हाउस को आज कौम के नाम वक्फ किया और नए लोकसभा हाउस में अकीदत के साथ सेंगोल नस्ब किया। वज़ीर आज़म मोदी सुबह तकरीबन 7:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के हाथ में पहुंचे और ओम बिरला ने उनका इस्तकबाल किया। रेशम की धोती, कुर्ता और गुलाबी जैकेट पहने वो मसरूर नजर आने वाले मोदी ने सबसे पहले बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अकीदत पेश की। इसके बाद उन्होंने बिरला के साथ वहां हवन और मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म मोदी ने इसके बाद तमिलनाडु से आए अधीनम संतों के जरिए लाए गए सेंगोल को प्रणाम किया और फिर उसे 5 अधीनम संतों के हाथों से अकीदत से हासिल किया और उनके मकाम का तवाफ किया। इसके बाद मोदी ने अधीनम संतों से आशीर्वाद लिया और फिर बिरला और अधीनम संतों के साथ वो नई लोकसभा के अंदर गए और स्पीकर की सीट के पीछे दाईं जानिब शीशे के केस में सेंगोल नस्ब किया। इसके बाद उन्होंने चिराग जलाया और सेंगोल पर गुलाह अकीदत पेश किए। इस मौके पर अधीनम संत भी ऐवान में मौजूद थे। इसके बाद मोदी और बिरला बाहर आए और फिर नई पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीक की नकाब कुशाई करके नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने तामीराती मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें शाल और निशाना देकर एजाज से नवाजा। इसके बाद बैनुल मज़ाहिब दुआया इज्तिमा में शिरकत की, जिसमें बुद्धमत, जैन, पारसी, सिख, इस्लाम, वैदिक वगैरह जैसे मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने दुआ की। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता
हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया। पहलवान पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पहलवानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। पहलवानों का कहना है कि वो पूरा मार्च निकालेंगे, लेकिन ये उनका हक है। दरिया असराम बजरंग पूनिया ने कहा कि हमें गोली मार दो। इधर खबर है कि जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू तक हटा दिए गए, जिससे अंदाजा होता है कि उनको वापस मुजाहरा करने नहीं आने दिया जाएगा। जब पुलिस ने बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हिरासत में लिया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इससे पहले विनेश फोगाट ने एक वीडियो जारी करके इल्जाम लगाया था कि महिला महापंचायत में शिरकत के लिए आने वाले तमाम कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेसलर बजरंग पूनिया ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुबह 11:30 बजे नई पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने पुलिस इंतजामिया से अपील की थी कि हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, हमें हरासा ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद काफी हंगामा हुआ और सभी पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी 28 मई को किया और आज ही के दिन मुजाहरा कर रहे पहलवानों को गिरफ्तार करके उनको मुजाहरा गाह से हटा दिया गया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के इफ्तिताह के बाद अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और एक ट्वीट में उन्होंने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत में आवाज़ उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि ताजपोशी मुकम्मिल हो गई, मगरूर बादशाह सड़कों पर आवाम की आवाज़ को कुचल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नया नारा है, सिर्फ बेटी बचाओ। किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान
को नहीं बनाई। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज अस्पताल में भर्ती आम आदमी पार्टी के कायद सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। उन्होंने जैन को गले लगाया। मुलाकात की तस्वीरें केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। दिल्ली सीएम ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, बहादुर आदमी से मिला हीरो। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में इलाज चल रहा है। 25 मई की सुबह आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर हैदराबाद में वक्फे से आवारा कुत्तों के हमले के वाकया सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा वाकया पटनचेरू में पेश आया, जहां पटनचेरू की मार्केट में माहिरा नामी 6 साल लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़की की चीखों पुकार पर मकामी अफराद ने कुत्तों को मार भगाया। इस वाकये में माहिरा शदीद जख्मी हो गई। मासूम लड़की के सर और पेट पर शदीद जख्म आए। उसे मकामी सरकारी अस्पताल से रुजू किया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। मां की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए हासिल कर्ज की रकम की वापसी के लिए बैंक रिकवरी एजेंट्स की हरासानी से तंग आकर बेटे ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आया। जिले के रुद्रारम देहात से ताल्लुक रखने वाले श्रीनिवास नामी शख्स की मां की मौत 6 महीने पहले हुई थी, जिसकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उसने बैंक से कर्ज लिया था। श्रीनिवास एक मकामी इंडस्ट्री में काम करता था। गुज़िश्ता 3 माह से वो माशी मुश्किलात का सामना कर रहा था, जिसकी वजह से वो कर्ज की इंस्टॉलमेंट की अदायगी से कासिर था। उसको कर्ज की वापसी के लिए बैंक रिकवरी एजेंट्स की जानिब से फोन पर हरासानी का सिलसिला जारी था। उन्होंने उससे कहा था कि अगर वो कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा तो ये बात उसके साथियों और रिश्तेदारों को बता दी जाएगी। इस हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए मायूसी के आलम में उसने खुदकुशी कर ली। एक सनसनीखेज वाकये में एक खातून ने महवे ख्वाब शोहर पर डीजल डालकर आग लगा दी। ये वाकया इतवार की सुबह की अवलीन सातों में संगारेड्डी जिले के ओटला गांव में पेश आया। उस शख्स की शिनाख्त 35 साल नरसिम्लू के तौर पर की गई। वो गहरी नींद में था और उसकी बीवी 30 साल यादम्मा ने उसके जिस्म पर डीजल डालकर आग लगा दी। नरसिम्लू इस वाकये में तकरीबन 90% तक जल गया। उसे बेहतर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि खानदानी झगड़ों के सबब ये वारदात पेश आई। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गर्मी की शदीद लहर के दौरान इतवार की शाम 4 बजे के बाद मौसम अचानक तब्दील हो गया, जिसके बाद दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के चंद अजला में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 5 दिनों तक जारी रहेगा। जबकि आज शाम 4 बजे हैदराबाद के चंद इलाके फिल्मनगर, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, खैरताबाद, अमीरपेट, इरागड्डा और शहर के नवाही इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसी तरह रियासत के चंद अजला में बारिश की इत्तला मिली है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया कि इतवार की शाम से पीर की सुबह तक अजला आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, पेदपल्ली, भूपालपल्ली, कोतगुडम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद और संगारेड्डी में कहीं कहीं बारिश के इम्कानात है। बाज़ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।